सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम गृह विज्ञान में लेसन नंबर 14 पढ़ेंगे। हम 13 पाठ अब तक पढ़ चुके हैं। तो पाठ का नाम है संसाधनों का परिचय। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि संसाधन क्या होते हैं और संसाधनों का प्रबंधन हमें किस तरह से करना चाहिए, हमारे जीवन में संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है और किस तरह के संसाधन होते हैं। तो हम इस लेसन को पढ़ते हैं। आपको राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्था से एक पत्र आया हुआ है कि आपकी परीक्षाएं सितंबर के अंतिम सप्ताह में प्रारंभ हो रही हैं। आपकी बहन की शादी भी सितंबर के उसी सप्ताह में होनी है। आपको अपनी बहन के विवाह की तैयारी में परिवार की मदद करनी है, जैसे विवाह के लिए भोजन की व्यवस्था, मेहमानों का निमंत्रण पत्र देना, विवाह के स्थान का निर्धारण करना तथा अनेक अन्य कार्य। विवाह के लिए कम समय में बहुत काम करना होता है। इसके अतिरिक्त आपको अपने परीक्षा के लिए पढ़ाई भी करनी है। क्या ऐसी परिस्थितियों में आप अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं? क्या आप इन कार्यों का प्रबंधन सुव्यवस्थित रूप से कर पाएंगे? जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। देखो, प्रबंधन यानी होता है किसी कार्य को करने के लिए हम एक अच्छी तरह से योजना बनाएं और उस योजना के अनुसार हम उस कार्य को करें। आइए देखें कि किस प्रकार अपने कार्य को सुव्यवस्थित तथा कुशलतापूर्वक संगठित करें। जो जो भी कार्य आपको करने हैं उसको आप एक तरह से इसका एक लिस्ट बना लें। उपलब्ध संसाधनों को श्रेष्ठतम उपयोग करके, तो जो भी संसाधन आपके पास उपलब्ध है उसका आप अच्छे से अच्छे उपयोग करें तथा अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध साधनों का प्रयोग करके। तो अपने जो लक्ष्य को प्राप्त करना है, आपका लक्ष्य क्या है कि अपनी बहन की जो शादी है उसको अच्छे से करना और साथ में अपनी पढ़ाई को भी व्यवस्थित करना, पढ़ाई को भी साथ साथ जारी रखना। तो इसके लिए आपको एक अच्छी सी योजना बनानी पड़ेगी, आपको समय सारणी बनानी पड़ेगी और आपके पास जो भी उपलब्ध संसाधन है उसको आपको बेहतर से उपयोग करना पड़ेगा ताकि आपका जो लक्ष्य है उसको आप आराम से अचीव कर पाओ। उद्देश्य, तो इस पाठ को पढ़ने के पीछे क्या उद्देश्य है वो देखेंगे। इस पाठ का अध्ययन करने के पश्चात आप लक्ष्य, संसाधनों तथा प्रबंधन को परिभाषित कर सकेंगे। यानी कि लक्ष्य क्या होता है, संसाधन क्या होते हैं और प्रबंधन क्या होता है, तो उसके बारे में आप जान पाओगे। विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को पहचान पाएंगे। संसाधनों को मानव तथा गैर मानव संसाधनों में वर्गीकृत कर पाएंगे। तो संसाधन में मानव संसाधन कौन से हैं और गैर मानव संसाधन कौन से हैं, इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर पाओगे। संसाधनों, विशेष रूप से सीमित साधनों के प्रयोग के विषय में मार्गदर्शक सुझाव दे पाएंगे। तो अगर कुछ संसाधन ऐसे हैं जो सीमित हैं तो उसको हम कैसे अच्छे से उपयोग करें उसका आप एक अच्छे से सुझाव दे पाओगे। दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रबंधन के महत्व को जान पाएंगे। ये रोज जो प्रतिदिन है, ये रोज है, तो हम किस तरह से अपना जीवन को प्रबंधन करें, किस तरह से हमारे जीवन में छोटे छोटे लक्ष्यों को देखकर हम योजना बनाएं, तो इसको आप जान पाएंगे। प्रबंधन, नियोजन, संगठन, क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन को शामिल चरणों का वर्णन कर पाएंगे। तो प्रबंधन में जो है नियोजन है, संगठन है, क्रियान्वयन है तथा मूल्यांकन, ये कुछ पॉइंट एक प्रबंधन के चरण होते हैं, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में प्रबंधन प्रक्रिया के प्रयोग तथा संसाधनों के कुशल प्रयोग का उल्लेख कर पाएंगे। प्रबंधन धैर्य, किसी भी परिस्थिति में शांत रहने की प्रक्रिया को जान पाएंगे। मूल्यांकन कर पाएंगे कि घर में उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है या नहीं। अब हम एक पॉइंट देखते हैं, लक्ष्य। तो पहला पॉइंट है लक्ष्य यानी गोल। तो लक्ष्य क्या होता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो लक्ष्य यानी यह होता है कि हमारा कोई उद्देश्य होता है कि हमें कुछ उद्देश्य को प्राप्ति करना है, तो वही हमारा क्या है, लक्ष्य। मान लो आपको जैसे मान लो आपको 10वीं की परीक्षा पास करनी है, तो आपका लक्ष्य क्या है कि आपको 10वीं की एग्जाम पास करनी है। तो ये आपका क्या है, एक लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप अलग अलग संसाधनों का प्रयोग करोगे, जैसे कि अपनी किताबों की व्यवस्था करोगे, कहीं पर कोचिंग ज्वाइन करोगे या कहीं यूट्यूब के जरिए अपने लेसन को पढ़ोगे। तो ये सभी क्या है, एक तरह से संसाधन है। ठीक है, तो लक्ष्य क्या है, 10वीं कक्षा पास करना, और उसके लिए संसाधन, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने कौन कौन से साधनों का उपयोग किया। तो आपने अपनी नोट्स बुक्स का उपयोग किया, आपने अपनी किताबों का उपयोग किया, आपने पेन पेंसिल का उपयोग किया। ठीक है, साथ में आपने एक अच्छे शिक्षक का चुनाव किया, है ना, आपने यूट्यूब या मोबाइल के जरिए अपने ऑनलाइन क्लासेस ली। तो ये सभी क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी संसाधन है जिसका आपने बेहतर उपयोग किया है। तो अब हम इसमें देखते हैं कि लक्ष्य क्या होता है। बॉक्स में दी गई परिस्थितियों पर विचार कीजिए। जैसे कि आशा डॉक्टर बनना चाहती है, राकेश अपनी परीक्षा को पास करना चाहता है, पिताजी नई कार, स्कूटर, साइकिल खरीदना चाहते हैं, आपका भाई परिवार के लिए एक विशेष व्यंजन बनाना चाहता है, रविवार को आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं। तो देखो, ये कुछ छोटे छोटे लक्ष्य हैं जिसको आप मान लो प्राप्त करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा,
आप अपने माता पिता को पत्र लिखना चाहते हैं, आप अपने घर की चार दीवारी की मरम्मत कराना चाहते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एक लक्ष्य है। तो इसके बारे में जानेंगे। वे क्या चीज़ें हैं जो आशा, राकेश, पिताजी, भाई या आप प्राप्त करना चाहते हैं। ये उद्देश्य तथा ध्येय जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं, इन उद्देश्यों को लक्ष्य कहते हैं। तो ये क्या है, एक उद्देश्य है जो आपने भी इस बॉक्स में पढ़ा। आशा डॉक्टर बनना चाहती है, तो आशा का लक्ष्य क्या है कि उसको क्या बनना है, डॉक्टर बनना है ना। तो ये उसका उद्देश्य है ना। तो यही ध्येय जो ये उसका उद्देश्य है, यही लक्ष्य कहलाता है। तो जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहती है आगे जाके, वही क्या कहलाता है, लक्ष्य। जैसे कि राकेश अपनी परीक्षा को पास करना चाहता है, पिताजी एक नई कार, स्कूटर या साइकिल खरीदना चाहते हैं। तो ये क्या है, उनके ये ध्येय है या उनके उद्देश्य है आगे आने वाले टाइम में। तो यही क्या कहलाते हैं, उनके लक्ष्य कहलाते हैं। क्या अब आप लक्ष्य को परिभाषित कर सकते हैं? जी हाँ, लक्ष्य वे ध्येय या उद्देश्य है जिन्हें हम अपनी आवश्यकता या इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमारी आवश्यकता है साइकिल प्राप्त करना, तो उसको प्राप्त करने के लिए जो हमारी इच्छाएं होती हैं, उसको जो प्राप्त करना चाहते हैं, वही हमारा क्या है, लक्ष्य है। सभी लक्ष्मी इंटर स्कूल प्रतियोगिता में होने वाली बोरी दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहती है। तो जो लक्ष्मी है वो इंटर स्कूल प्रतियोगिता में होने वाली बोरी दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहती है। इसके लिए इसने इसके लिए काफ़ी अभ्यास भी किया और इससे परिणाम स्वरूप उसे प्रथम स्थान भी प्राप्त हो जाता है। तो इसके लिए उसने क्या किया, बहुत अभ्यास किया, जिसका परिणाम ये रहा कि उसने प्रथम स्थान भी प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार क्या आप बता सकते हैं कि लक्ष्मी का लक्ष्य क्या था? जी हाँ, आप सही है। वह जो है वो दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहती थी। कुछ ऐसे लक्ष्यों के विषय में सोचिए जिन्हें आपने पूरा किया हो। क्या आपको इन लक्ष्यों को पूरा करने पर खुशी हुई है? जी हाँ, हम सभी को अपने लक्ष्य प्राप्त करने पर खुशी तथा संतोष का अनुभव होता है। क्या होगा यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाते हैं? आपको दुख और असंतोष होगा। तो जो भी हमारे लक्ष्य है, अगर हम उसको पूरा नहीं कर पाते तो हमें क्या होता है, दुख या असंतोष उत्पन्न होता है। और जब वो लक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं तो उसके लिए बड़ी खुशी होती है। अब है संसाधन। अब हम देखेंगे रिसोर्सेज, है ना। जो संसाधन है वो क्या है, तो देखो इधर लिखा हुआ इच्छा, और एक है आपकी आवश्यकता क्या है और आप उसे प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे। तो इच्छा है, आप एक पोशाक खरीदना चाहते हैं, तो पोशाक खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए, धन की आवश्यकता होगी। तो उस जो हमारी इच्छा है, यानी कि हमारा लक्ष्य क्या है, पोशाक खरीदना, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, धन चाहिए। तो धन क्या हो गया, एक तरह से लक्ष्य हो गया। आप एक फिल्म देखना चाहते हैं, आप वहाँ कैसे पहुँचेंगे, पैदल चलकर या बस में। तो हमारी इच्छा क्या है कि फिल्म देखना, और उसको पहुंचने का तरीका क्या रहेगा, पैदल चलकर या फिर बस में। परिवार अपने लिए एक घर बनाना चाहता है, तो ये एक इच्छा है कि परिवार जो अपने लिए घर बनाना चाहता है, और तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसकी भूमि तथा धन की आवश्यकता होगी। मित्र को जन्मदिन का कार्ड भेजना चाहते हैं, डाक टिकट और लिफाफा इसकी आवश्यकता होगी। परीक्षा पास करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आवश्यकता है कि ज्ञान और पुस्तकें। तो परीक्षा पास करना है आपकी इच्छा है, जिसके लिए आपको ज्ञान और पुस्तकों की आवश्यकता होगी। वे कौन से कार्य हैं जो आप तथा आपके परिवार के सदस्य करना चाहते हैं? जी हाँ, ये लक्ष्य है जो वे पूरा करना चाहते हैं। तो जो ये सारे जो बताए गए हैं, जो इच्छाएं हैं, वही क्या है, लक्ष्य है। और उनको प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यकता, जिन चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ेगी, वो सारे संसाधन के अंतर्गत आएंगे। आपका परिवार इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किस प्रकार प्रयोग करता है, या किसका प्रयोग करता है? तो आपका जो परिवार है उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए किसका प्रयोग करता है? आप सही है, वे अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए साधनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि धन है, बस है, भूमि है, डाक है, टिकट है, ज्ञान आदि। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले इन साधनों को संसाधन कहते हैं। तो संसाधन किसे कहेंगे, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी हमारे लक्ष्य है, उसको पूरा करने के लिए जिन साधनों की हमें आवश्यकता होती है, वही हमारे संसाधन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि संसाधन वे वस्तु है जिनका प्रयोग हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो दूसरे शब्दों में संसाधन की परिभाषा क्या हो गई, संसाधन वे वस्तुएं हैं जिनका प्रयोग हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो ये कुछ गतिविधि दे रखी है, जैसे कि लक्ष्य और अपेक्षित संसाधन, यानी लक्ष्य है उसको प्राप्त करना, और उसके लिए क्या क्या आपको संसाधन चाहिए कि उसमें, उसके बारे में बता रखा है। और बाकी के ऐसे उदाहरण आपको भी देने हैं, जैसे कि लक्ष्य है 10वीं की परीक्षा पास करना, तो अपेक्षित साधन आपको क्या चाहिए कि जैसे कि पुस्तकें हैं, पढ़ाई के लिए समय है, ज्ञान है, स्टेशनरी है और धन है। तो अब आप समझ गए होंगे कि लक्ष्य क्या होता है और संसाधन क्या होता है। लक्ष्य यानी जो उद्देश्य हमें प्राप्त करने होते हैं,
है ना, वो जिस इच्छाओं को हमारे पूरी करना होता है वो क्या कहलाते हैं, लक्ष्य। और उन इच्छाओं को या उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो जो साधन हमें चाहिए होते हैं वो हमारे संसाधन कहलाते हैं। तो ये कुछ पाठागत प्रश्न है जो हमने पढ़ा है कि लक्ष्य संसाधन की परिभाषित करिए, तो आपने उसमें लेसन में हमने अभी पढ़ा है। अब इनमें से कुछ आपको लक्ष्य और संसाधनों के बारे में छांटना है कि लक्ष्य क्या है, संसाधन क्या है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन खरीदना, ये हमारा क्या होगा, लक्ष्य हो गया। भूमि का टुकड़ा, ये हमारा संसाधन है। 6,000 रुपये, ये एक धन है, तो ये भी संसाधन है। कुर्सी बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। लकड़ी या बस स्टैंड, तो ये हमारा एक जो है संसाधन है। सामुदायिक नल, ये भी संसाधन है। रंगोली बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। और मेले में जाना, ये भी लक्ष्य है। अब संसाधनों के प्रकार, अब हम देखेंगे कि संसाधन कौन कितने प्रकार के होते हैं। गतिविधि 14.1 में आपने कुछ ऐसे संसाधनों की पहचान की है जिनकी आवश्यकता आपको 5 वर्ष की अवधि के दौरान अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए होगी, किंतु केवल 1 वर्ष आगे की सोचिए। आप यानी कि उनको प्राप्त करने के लिए हमें सिर्फ 5 वर्ष की आवश्यकता होगी। जैसे कि हमने पढ़ा कि गतिविधि 4.1, जो 4.1 गतिविधि है, जैसे कि ऊपर वाली गतिविधि 4.1, इसमें हमने देखा कि उसको पास करने के लिए सिर्फ एक वर्ष की ही आवश्यकता होगी, किंतु केवल 1 वर्ष आगे की सोचिए, है ना। आपके लक्ष्यों में परिवर्तन होंगे, वे अधिक बड़े और जटिल होने लगेंगे तथा भविष्य में उन्हें पूरा करने के लिए आपको और अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। यानी अब हम अगर बड़े हो गए तो हमारे लक्ष्य भी बड़े हो गए हैं, तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें कुछ जटिल संसाधनों की भी आवश्यकता होगी, ठीक है। और वो लक्ष्य भी हमारे क्या होंगे, जटिल। ये संसाधन धन, भूमि, समय, ऊर्जा, ज्ञान, सामग्री, सामुदायिक सुविधाएं, कौशल तथा योग्यताएं हो सकती है। तो ये संसाधनों के रूप में क्या हो सकता है, हमारे पास संसाधन जो है वो धन भी हो सकता है, धन है, भूमि है, समय है, ऊर्जा है, ज्ञान है, सामग्री है, सामुदायिक सुविधाएं है ना, लक्ष्य और जो कौशल है और कुछ योग्यताएं हैं। अब आप संसाधनों की सूची के विषय में ध्यानपूर्वक सोचिए। आप महसूस करेंगे कि धन, भूमि आदि जैसे संसाधनों और ज्ञान, समय तथा कौशल जैसे संसाधनों में अंतर होता है। तो जो धन और भूमि होते हैं वो ये संसाधन, और ज्ञान, समय तथा कौशल ये संसाधन, इन दोनों में क्या है, अंतर है। अब इसमें अंतर क्या है वो हम देखेंगे। देखो, धन और भूमि है वो हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हम दे सकते हैं। मान लो हमारे पास धन है, किसी व्यक्ति को मान लो धन है मेरे पास या आपके पास बहुत सारा धन है, आपका कोई फ्रेंड आया, दोस्त आया, उसके धन की कमी है, उसको कोई काम करना लेकिन उसके पास धन नहीं है, तो आप अपना धन उसको दे सकते हो ताकि वो अपने कार्य को कर पाए, यानी अपने लक्ष्य को वो प्राप्त कर पाए। तो धन और जो भूमि है, तो ऐसी भूमि है तो ये आपस में एक से दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरित हो सकती है, बट सकती है ना। लेकिन ये संसाधन कौन सा, ज्ञान, समय और कौशल, ये आप एक से दूसरे में नहीं बांट सकते। मान लो आपके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को आप ही उपयोग कर सकते हो, वो दूसरा उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकता। समय, आपके पास 24 घंटे है, अगले के पास भी 24 घंटे, लेकिन उस समय जो समय आपके पास है उस समय का उपयोग सिर्फ आप ही कर पाओगे। आपके पास कोई हुनर है, कोई कौशल है, उसका उपयोग आप खुद ही कर पाओगे, उस कौशल को कोई दूसरे को आप नहीं बांट सकते, है ना। तो ये क्या कहलाता है, ये कुछ संसाधन है जिनमें आपस में अंतर है। यानी कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो खुद के स्वयं के ही होते हैं, उसको वो खुद ही उपयोग कर सकता है। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिसको हम किसी और को भी हस्तांतरित कर सकते हैं, किसी और की भी उसमें हम मदद कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इसमें, एक भूमि के टुकड़े या मकान की कीमत सभी के लिए समान होती है। अन्य शब्दों में, कोई भी व्यक्ति समान मूल्य पर उस भूमि का मकान खरीद सकता है। हमारे पास एक दिन में 24 ही घंटे होते हैं, हम इस समय को अन्य लोगों के साथ नहीं बांट सकते। यानी हमारे पास 24 घंटे, उसको हम किसी और के पास नहीं बांट सकते। जबकि जो भूमि होती है और जो मकान होती है उसको कोई भी खरीद सकता है। आप अपने पास में से 2 घंटे अपनी बहन को देकर उसकी घंटों की संख्या 26 तथा अपने घंटों की संख्या 22 नहीं कर सकते। तो जो समय संसाधन है वो आपका खुद का स्वयं का होगा, क्योंकि अगर आपके पास, मान लो आपके मेरे पास 24 घंटे है, आपकी बहन के पास कह रही मेरे पास तो भाई ये 24 घंटे भी कम पड़ रहे काम के लिए, तो आप ऐसा नहीं कि अपने में से 2 घंटे निकाल के उसको दोगे, ऐसा नहीं होगा, है ना, क्योंकि ये आप उसको नहीं बांट सकते। आपकी बहन एम्ब्रॉयडरी से बहुत ही सुंदर डिजाइन बनाती है, यानी ये उसका कौशल हो गया, ठीक है। यह उसका कौशल यानी कि उसका संसाधन है और केवल वही उसका प्रयोग कर सकती है। इसी प्रकार आपकी ऊर्जा और कार्य करने की क्षमता केवल आपका ही कौशल है। तो आपके अंदर जो भी ऊर्जा है, जो भी कार्य करने की जो क्षमता है, जो कौशल है, वो सिर्फ आप तक ही सीमित है, वो आप तक ही रहेगी। कोई अन्य व्यक्ति आपकी ऊर्जा या समय या ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकता। उपयुक्त उदाहरण से हम कह सकते हैं कि कुछ संसाधन मनुष्य के भीतर होते हैं और उनका प्रयोग वह स्वयं ही करता है, कोई और नहीं। तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो मनुष्य के खुद के भीतर होते हैं, जिनका प्रयोग वो
खुद ही कर सकता है, स्वयं ही कर सकता है, और कोई उसके कौशलों का प्रयोग या उसके संसाधनों का प्रयोग नहीं कर सकता। इन संसाधनों को मानव संसाधन कहते हैं। तो आपको वेरी वेरी मोस्ट है यहाँ पर कि आपको ये ध्यान रखना है कि मानव संसाधन किसे कहते हैं। तो मानव संसाधन यानी कि कुछ संसाधन मनुष्य के भीतर होते हैं और उनका प्रयोग वह स्वयं ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इन संसाधनों को मानव संसाधन कहते हैं। जैसे कि ज्ञान है, कौशल है, समय है, ऊर्जा है, वो उस व्यक्ति की स्वयं की होगी, है ना, वो और किसी को नहीं दे सकता। मान लो दो व्यक्ति है, ए और बी, ठीक है। ये व्यक्ति बड़ा ही कौशलवान है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारा हुनर है, ये ऊर्जावान भी है। अब ये व्यक्ति थोड़ा है, उसमें कमज़ोर है, उसमें उतनी ऊर्जा नहीं है, तो क्या ये अपनी ऊर्जा इसको दे सकता है? क्या नहीं दे सकता। अपनी ऊर्जा को ए जो है वो अपनी खुद की ऊर्जा को खुद ही या स्वयं ही उसका इस्तेमाल कर सकता है। इसी प्रकार इसमें जिस चीज़ का ज्ञान है वो ज्ञान वो इसको नहीं बांट सकता कि भाई मेरे पास तो ये ज्ञान नहीं है, चल तो तेरा ज्ञान मुझे दे दे, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता। अपना खुद का ज्ञान वो स्वयं ही उपयोग कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास धन है, भूमि है ना, या और कुछ ऐसी बांटने वाली चीज़ें हैं तो वो उसको दे सकता है और साथ में ये उसका उपयोग खुद भी कर सकता है। मान लो भूमि है तो भूमि तो कोई भी उपयोग कर सकता है, ठीक है। धन है तो धन का भी कोई भी उपयोग कर सकता है। तो इस तरह से ये संसाधन जो होते हैं वो गैर मानव संसाधन होते हैं, और मानव संसाधन वो हो गए जिसका उपयोग जो मनुष्य के भीतर ही होते हैं और उनका प्रयोग वे स्वयं ही अपने लिए करता है, तो और कोई नहीं कर सकता। तो ये हो गए मानव संसाधन। अब आप मानव संसाधनों की सूची बना सकते हैं? जी हाँ, ये संसाधन है ऊर्जा तथा कुशलता, समय और ज्ञान। ये आपको ध्यान रखना है कि मानव संसाधन के अंतर्गत क्या आता है। तो मानव संसाधन के अंतर्गत आएगा कि ऊर्जा, कुशलता, समय और ज्ञान। मानव संसाधन व्यक्तियों की क्षमताएं तथा विशेषताएं है। तो मानव संसाधन यानी कि प्रश्न आ जाएगी मानव संसाधन किसे कहते हैं, या मानव संसाधन और गैर मानव संसाधन में क्या अंतर है। गैर मानव संसाधन में हम आगे पढ़ेंगे। तो मानव संसाधन यानी कि कुछ संसाधन मनुष्य के भीतर होते हैं और उनका प्रयोग वह स्वयं ही कर सकता है और कोई नहीं, तो वह मानव संसाधन है, ठीक है। जैसे कि ये संसाधन ऊर्जा होते हैं, समय, कुशलता है, समय है, ज्ञान है, ये मानव की खुद की ही व्यक्तियों की क्षमताएं और विशेषताएं होती हैं। साथ ही कुछ ऐसे संसाधन भी है जो सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। सामाजिक सुविधा जैसे कि पार्क, अस्पताल, बाजार, पुस्तकालय, सड़कें, स्कूल आदि का प्रयोग हर वह व्यक्ति कर सकता है जो इसका प्रयोग करना चाहता है। धन एक हाथ से दूसरे हाथों में जा सकता है और इसका प्रयोग आपकी बहन भी कर सकती है। भूमि की खरीद अन्य लोग भी कर सकते हैं। मेज, कुर्सी, गैस स्टोव, कपड़े आदि वस्तुएं कोई भी खरीद सकता है। इस प्रकार के सभी संसाधनों को गैर मानव संसाधन कहते हैं। तो गैर मानव संसाधन जिसका उपयोग कोई और भी कर सकता है, ठीक है, वो गैर मानव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण बताया, अस्पताल है, बाजार है, पुस्तकालय है, पार्क है, सड़कें है, स्कूल है, धन है, गैस स्टोव है, मेज या कुर्सी है, ठीक है। तो इनका जो भूमि है, भूमि खरीदना है, तो ये तो कोई भी कर सकता है। तो ये गैर मानव संसाधन कहलाते हैं। आइए गैर मानव संसाधनों की सूची तैयार करें। ये संसाधन है धन, भूमि, सामुदायिक सुविधाएं तथा सामग्रीगत वस्तुएं आदि। तो गैर मानव संसाधन में क्या शामिल है कि उसमें शामिल होगा धन, भूमि, सामुदायिक सुविधाएं और सामग्रीगत वस्तुएं, यानी जो भी सामग्री होती है, वस्तु होती है, वो तो उसको तो कोई भी खरीद सकता है, कोई भी ले सकता है। तो गैर मानव संसाधन और मानव संसाधन में आपको अंतर समझ में आ गया। अब हम थोड़ा इसको फॉलो चार्ट में देखते हैं। संसाधन, तो संसाधनों के हमने कितने प्रकार पढ़े? 2 प्रकार पढ़े। पहला प्रकार था मानव संसाधन, दूसरा है गैर मानव संसाधन। तो मानव संसाधन में क्या आ गया? समय, ऊर्जा, ज्ञान, कौशल और योग्यता है। समय जैसे कि उदाहरण 1 घंटा, 1 दिन। ऊर्जा जैसे कि खेलने के लिए ऊर्जा। ज्ञान जैसे कि कार खरीदने के लिए आवश्यक जानकारी होना। कौशल और योग्यता यानी कि जैसे कि पेंटिंग बनाना। अगर पेंटिंग बनाना किसी व्यक्ति को अच्छे से आती है तो ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा भी उसकी कुशलता को, ज्ञान को ले लेगा और खुद करने लग जाएगा। तो उसकी कुशलता, उस व्यक्ति की कुशलता तो उसके स्वयं की ही है। तो ये क्या कहलाए? मानव संसाधन। तो आपको ये याद रखना है कि मानव संसाधन कौन कौन से होते हैं। तो समय, ऊर्जा, ज्ञान, कौशल और योग्यता। अब है गैर मानव संसाधन यानी कि जिसका प्रयोग कोई भी कर सकता है। जैसे कि धन है तो पुस्तक खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है, तो धन है तो कोई भी उस पुस्तक को खरीद सकता है। भूमि जैसे कि मकान के निर्माण के लिए भूमि, तो अगर पैसे है, भूमि है, तो उस पर कोई भी मकान उस पर बना सकता है। भौतिक वस्तुएं जैसे कि कुर्सी है, स्कूटर है ना, ये भौतिक वस्तु के अंतर्गत आ गए। सामुदायिक सुविधाएं जैसे कि पार्क है, कुएं है, इसका उपयोग भी कोई भी कर सकता है। तो ये किस में आ गए? ये गैर मानव संसाधन में। तो आपको इनके नाम याद रखने हैं कि मानव संसाधन क्या होते हैं और गैर मानव संसाधन क्या होते हैं। तो मानव संसाधन में समय, ऊर्जा, ज्ञान, कौशल और योग्यता, और गैर मानव संसाधन में धन, भूमि, भौतिक वस्तुएं और सामुदायिक सुविधाएं। इस प्रकार अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। मानव संसाधन
वे संसाधन जो मनुष्य के गुण होते हैं और उनका प्रयोग कोई अन्य व्यक्ति नहीं कर सकता। अब यहाँ और भी अच्छे से समझा रखा है कि वे संसाधन जो मनुष्य के गुण होते हैं उनका उपयोग उनका प्रयोग कोई और नहीं कर सकता है। आप अपनी ऊर्जा, समय, ज्ञान तथा कौशल का प्रयोग स्वयं ही कर सकते हैं। दूसरी ओर गैर मानव संसाधन एक व्यक्ति के भी हो सकते हैं और समाज के भी हो सकते हैं। इन्हें दूसरे लोगों के साथ बांटा जा सकता है। सामुदायिक पार्कों का प्रयोग सभी बच्चों द्वारा खेलने के लिए किया जा सकता है। पैसा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जा सकता है। भूमि, मेज, कुर्सी आदि कोई भी वस्तु व्यक्ति खरीद सकता है। गतिविधि, तो ये कुछ गतिविधि दे रखी है जिसको आपको करना है। अब ये पाठागत प्रश्न। अब है संसाधनों के उपयोग के लिए मार्गदर्शन, यानी संसाधनों के उपयोग के मार्गदर्शन यहाँ पर बताए गए हैं। संसाधन सदैव ही सीमित होते हैं। हमारे पास धन की उपलब्धता भी सीमित ही होती है। हर व्यक्ति के पास एक दिन में उपलब्ध घंटों की संख्या 24 तक सीमित है। पृथ्वी पर भूमि की उपलब्धता भी सीमित ही है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने सीमित संसाधनों के साथ ही प्रबंध करना पड़ता है। यानी कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तो हमारे पास जो भी सीमित संसाधन है उसी के अंदर हमें काम करना पड़ता है। उन्हीं सीमित संसाधनों का हमें प्रबंध करना पड़ता है ताकि हमारा लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। इसीलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि उनका उपयोग विवेकपूर्ण रूप से किया जाए। विवेकपूर्ण रूप यानी सोच समझ के उन संसाधनों का उपयोग करें, वो संसाधन व्यर्थ में खराब ना हो। संसाधनों को कुशलतापूर्वक प्रयोग करने के लिए कुछ मार्गदर्शन निम्नलिखित है। तो संसाधनों का हम कुशलतापूर्वक प्रयोग करें, इसके लिए कुछ मार्गदर्शन बताया गया है। जैसे कि संसाधनों को व्यर्थ न करें, यानी बेकार न करें संसाधनों का संरक्षण करें, यानी उसको सुरक्षित रखें। संसाधनों के प्रयोग के लिए वैकल्पिक माध्यमों का प्रयोग करें। संसाधनों को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए के तरीके को सीखें। संसाधनों का संरक्षण करते समय ध्यान रखें कि आप दूसरों के लिए संसाधनों की कमी न कर रहे हो। यानी कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिसका प्रयोग करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो है उन संसाधनों को दूसरों के लिए कमी ना करें। जैसे कुछ संसाधन ऐसे, जैसे पानी है, मान लो वो भी संसाधन है, उसका कोई भी उपयोग कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि पानी का उपयोग हम व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए हमें ये भी ध्यान रखना है किसी और के भी काम आ रहा होगा। नदी है तो वो भी एक संसाधन है ना, जिसका उपयोग हम करते हैं। तो ये नहीं कि हम उसका उपयोग कर रहे तो हम उसको खराब कर दें, गंदा कर दें, क्योंकि उस संसाधन का उपयोग कोई और व्यक्ति भी कर रहा होगा। जैसे पार्क है, अब पार्क सबके लिए होता है, तो पार्क में जाते हैं तो पार्क में गंदगी फैलाना है, वहाँ के पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाना है, तो ये फिर क्या हो गया, इस संसाधन को हम उपयोग करके इनका उपयोग भी करें, साथ में उसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो हमें उस समय ध्यान रखना है कि ये संसाधन सभी के लिए है और इसका कोई और भी उपयोग कर रहा है। तो हमें संसाधनों की कमी नहीं करनी है, हमें संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है। अगला है कुछ पाठागत प्रश्न दे रखे। अब है संसाधनों का प्रयोग, यानी संसाधनों का प्रयोग हम किस तरह से करें। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने संसाधनों का प्रबंध करना पड़ता है। प्रबंध यानी उसकी योजना बनानी होती है, उसको किस तरह से उपयोग करें, एक तरीका उसका होता है। कई बार हमें सीमित समय में कई लक्ष्यों को पूरा करना होता है। आप अपने समय का प्रबंधन किस प्रकार करेंगे ताकि आप एक दिन में निम्नलिखित सभी कार्यों को पूरा कर सकें। जैसे कि परीक्षा के लिए पढ़ाई, अपने मित्र से मिलना, अपनी छोटी बहन को पढ़ाना तथा परिवार के लिए रात्रि का भोजन तैयार करने में माता पिता की सहायता करना। मान लो आपके पास ये इतने सारे कार्य हैं और आपके पास समय 24 घंटे हैं, तो आप क्या करोगे, इन कार्यों को अलग अलग समय में योजना बनाओगे, अलग अलग टाइम टेबल में इसको डालोगे, और ताकि आराम से ये कार्य हो जाए। वरना आप एक साथ सारे काम करोगे भैया ना, आप पढ़ाई भी कर रहे हो और वहाँ खाना बनाने में भी हेल्प कर रहे हो, ठीक है, छोटी बहन को भी पढ़ा रहे हो, खुद की भी पढ़ाई कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपका प्रबंधन उचित नहीं होगा और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। अतः आपको इन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए निम्न में से किस उपाय का सहारा लेना पड़ेगा। तो कुछ उपाय दे रखे, जैसे कि अधिक समय का प्रयोग करेंगे तो अधिक समय तो कहाँ होगा, क्योंकि सब व्यक्ति के पास कितने घंटे होते हैं, सिर्फ 24 घंटे होते हैं एक व्यक्ति के पास। तो उस 24 घंटे के अंदर ही वो क्या कर सकता है, अपने कार्य को कर सकता है। अपने समय का उपयोग कुशलतापूर्वक करेंगे तथा किए जाने वाले कार्य को कम करेंगे। तो किए जाने वाले कार्य कम नहीं हो पाएंगे, क्या करेंगे, अपने समय का जो है उसका कुशलतापूर्वक उपयोग करेंगे। इन तीनों संभव विकल्पों में से पहले विकल्प का सहारा नहीं लिया जा सकता। आप जानते हैं कि समय सीमित संसाधन है, आपके पास एक दिन में केवल 24 घंटे ही है। अब आप क्या करेंगे, क्या आप अपने काम की मात्रा को कम करेंगे? जी नहीं, ये सब महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं। अब आपके पास केवल एक ही विकल्प बाकी है। इस विकल्प के अनुसार आपको अपने समय का प्रबंध इस प्रकार करना होगा जिससे कि आप अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। तो समय का प्रबंध यानी एक टाइम टेबल आपको बनाना पड़ेगा ताकि आप सभी कार्यों को दिन में पूरा कर सकें। ये केवल एक उदाहरण है, हम सभी को अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में अन्य सभी संसाधनों के संबंध में भी इसी प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये तो चलो एक उदाहरण है, लेकिन हम अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के अंदर भी अपने जो संसाधन है, जो समय है, उनका हम अच्छे से उपयोग करते हैं। इस समय का एकमात्र समाधान है संसाधनों का इष्टतम उपयोग।
ये सभी संसाधनों पर लागू होता है। चूँकि संसाधन सीमित है, इसीलिए हमें उनके उपयोग की योजना इस प्रकार बनानी होती है ताकि उनसे हमें अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। ये केवल उचित नियोजन से ही संभव है। उचित नियोजन एक अच्छी आप योजना बनाओगे तभी ये संभव है, क्योंकि संसाधन हमारे पास क्या है, सीमित है। जैसे कि समय है तो समय भी सीमित है, 24 घंटे ही है, 24 घंटे से हम ज़्यादा समय नहीं ले सकते, तो उसी के अंदर हमें इष्टतम कार्य करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि हम उस समय का, उस जो समय हमारे संसाधन उसका हम अधिकतम लाभ उठाएं। ठीक है, और साथ में एक उचित नियोजन करें। नियोजन यानी एक उचित योजना बनाए, और ये सभी कार्य व्यक्ति जो है अपने जीवन में करता है और रोज़ करता है, दिन प्रतिदिन वो ये कार्य करता है। मान लो एक गृहिणी है, वो सुबह उठती है, ठीक है, तो वो अपनी योजना उसके दिमाग में अपने आप चलती रहती है कि जिस रात को सोने से पहले, क्योंकि सुबह मुझे उठना है, सुबह मुझे टिफ़िन बनाना है, बच्चों को तैयार करना है, बच्चा 9 बजे स्कूल जाएगा या 8 बजे की स्कूल है, तो उससे पहले मुझे उसको तैयार करना है, उसका टिफ़िन बनाना है। उसके हस्बैंड या घर में कोई कामकाजी व्यक्ति है जो इतनी मान लो वो 9 बजे ड्यूटी पर जाते हैं, तो उसके लिए टिफ़िन तैयार करना है। तो वो क्या करता है, एक अपने कार्य की स्टेप बनाती है। ठीक है, कि सुबह मुझे क्या करना है, कि सुबह उठते ऐसा तो नहीं है कि वो सुबह उठते ही है ना पिकनिक करने या घूमने चली जाएगी, टीवी देखने लग जाएगी या आराम करने लग जाएगी। वो क्या करेगी, जो कार्य उसके ज़रूरी पहले करने होते हैं उसको वो अपने समय सारणी में पहले करती है। और घर में सभी व्यक्ति इस तरह की योजना अपने काम में बनाते हैं। बस ये है कि वो लिखित में नहीं है, हम उसको समझ ही नहीं पाते कि वो चीज़ क्या है, पर वो एक अब आज अपन ने इस गृह विज्ञान में पढ़ा, तो इसका मतलब वो क्या कर रही है, एक तरह से अपने कार्य का प्रबंधन कर रही है। तो एक ये क्रम चलता रहता है कि इसके बाद मुझे ये करना है, इसके बाद मुझे ये करना है, ताकि मेरा काम आसानी से हो जाए और उस कार्य में बाधा भी ना हो और मेरे समय का अच्छे से प्रयोग भी, यानी कुशलतापूर्वक उसका नियोजन भी हो जाए। तो व्यक्ति अपने प्रत्येक दिन में रोज़ कुछ ना कुछ अपनी योजना वो बनाता है ताकि उसका कार्य आसानी से हो जाए। तो ये काम कब संभव है, एक अच्छे नियोजन से उसके काम बड़ी आसानी से हो जाते हैं, उसको थकान भी नहीं होती। ठीक है, और उसके काम समय पे पूरे हो जाते हैं। लेकिन अगर उसने अच्छे से नियोजन नहीं बनाया तो फिर वो उसमें हड़बड़ाहट रहती है, उसका कोई काम समय से पूरा नहीं होता और कार्य भी उसके गलत होते जाते हैं। तो ये थे हमारे समय के जो संसाधनों के प्रबंधन के बारे में जानकारी। ये कुछ गतिविधि दे रखी है ना, जो बहुत ही सरल है, आप आराम से इसमें कर पाओगे। अब एक प्रबंधन की प्रक्रिया, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, वरना ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये पार्ट भी बहुत बड़ा है। ठीक है, अब उम्मीद है कि आपको ये प्रबंधन के बारे में, संसाधनों के बारे में, गैर मानव संसाधन, मानव संसाधन के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। और आप भी अपने जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उससे आप और उसको दोबारा पढ़िए, और कुछ समझ में नहीं आया, कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।